लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आ रहा है पॉइंट नंबर 9, 10, 11 और 12। ये एक ही कैटेगरी है और इसका ताल्लुक है बैंक लोन और इंटरेस्ट कॉस्ट से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 90% सवालात में, 80% सवालात के अंदर ये वाला पॉइंट एग्जाम के सिनेरियो में, रिस्क के सवाल में जरूर होता है। आए कवर करते हैं डी। बैंक लोन ऑब्टेन्ड फॉर 5-10 years। सवाल में दिया हुआ जी कंपनी ने 10 साल का लोन लिया है। द कंपनी इज ऑब्टेन्ड, द CFO इज ऑब्टेन्ड या कंपनी इज ऑब्टेन्ड अ लोन फॉर 10 years। ठीक है जी, और कुछ भी मेंशन नहीं है तो क्या रिस्क है जी? देयर इज अ रिस्क ऑफ इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन बिटवीन करंट एंड लॉन्ग टर्म पोर्शन। जी हाँ, एक करंट लायबिलिटी है, एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, एक करंट पोर्शन है और एक लॉन्ग टर्म पोर्शन है। रिस्क ऑफ इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन, आपने इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन कर दिया। जिसको आपने दिखाना था करंट पोर्शन के अंदर, उसको आपने लॉन्ग टर्म में दिखा दिया, और जिसको लॉन्ग टर्म पोर्शन में दिखाना था उसको आपने करंट पोर्शन में दिखा दिया। प्लस जब आप बैंक से लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं, इवन अगर आप रनिंग फाइनेंस भी लेते हैं या शॉर्ट टर्म लोन भी लेते हैं, तो आप बैंक को लोन के अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी वगैरह देते हैं। चाहे आपने अपनी इन्वेंट्री प्लेस कर दी है, आपने डेटर्स को हाइपोथेकेट कर दिया है, या आपने अपने नॉन करंट एसेट के कागजात जो हैं वो बैंक को मॉर्गेज कर दिए हैं, कोई ना कोई आप बैंक को क्या देते हैं? लोन के अगेंस्ट सिक्योरिटी। और वो जो सिक्योरिटी आप बैंक को दे रहे हैं वो कंपनी को अपने नोट्स टू द अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो क्या रिस्क है? देखें, हर बात को पढ़ने के बाद आपने सोचना है व्हाट कैन गो रॉन्ग। हमारे टॉपिक का थीम क्या है? ऑडिट रिस्क। रिस्क तो होता ही नेगेटिव है, रिस्क तो होता ही नेगेटिव है। अब आपने सोचना उल्टा है कि अगर ये इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन हो गई तो क्या होगा, और अगर ये सिक्योरिटी का आपने डिस्क्लोजर नहीं दिया तो क्या होगा। इस तरह आपने हर पॉइंट को कंस्ट्रक्ट करना है। ये माइंडसेट चाहिए ऑडिट रिस्क का सवाल अटेम्प्ट करते हुए। देयर इज अ रिस्क ऑफ इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन बिटवीन करंट एंड लॉन्ग टर्म पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन एंड रिस्क ऑफ incorrect disclosure of security provided against bank loan in the financial statements. Number 2, bank loan has increased as compared to last year. पिछले साल के मुकाबले में बैंक लोन बढ़ गया, पिछले साल के मुकाबले में बैंक लोन बढ़ गया। इसका रिस्क क्या है जी? There should be additional interest cost. Therefore, there's a risk that this has been omitted from the P&L account, leading to understated finance cost and overstated profit. देखें, रिस्क है, सोचे नेगेटिव। क्या? पिछले साल के मुकाबले में बैंक लोन बढ़ गया तो इंटरेस्ट कॉस्ट भी तो बड़ी होगी। अगर इंटरेस्ट कॉस्ट बड़ी होगी तो अगर वो P&L में रिकॉर्ड नहीं हुई तो फाइनेंस कॉस्ट अंडर स्टेट हो गई और तुम्हारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? ओवर स्टेट। ऐसा मुझे लगता है ये रिस्क है जी। यूं चलते हैं, ठीक है जी। नंबर 11, बैंक लोन हैज लोन कोवेनेंट्स। लोन के साथ जो कंडीशंस होती हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको कहते हैं लोन कोवेनेंट्स। प्लस द कंपनी इज फेसिंग कैश फ्लो प्रॉब्लम्स और फेसेस लिक्विडिटी इश्यूज। जी, सवाल में लिखा हुआ है कि बैंक लोन के साथ बहुत सारे लोन कोवेनेंट्स हैं। इंटरेस्ट कवर भी एक लोन कोवेनेंट है, प्रॉफिटेबिलिटी भी एक लोन कोवेनेंट है, एसेट्स इतने होने चाहिए ये भी एक लोन कोवेनेंट है। प्लस जिस सवाल में ये कोवेनेंट का जिक्र है उस सवाल में आपको पढ़ के अंदाजा हो गया कि कंपनी पर गोइंग कंसर्न के मसाइल चल रहे हैं, ऐसा क्लियरली मेंशन है, या लिखा हुआ है कैश फ्लो प्रॉब्लम्स भी हैं, प्रॉफिट भी कम हो गए। इसका मतलब है क्या रिस्क का? सोचें हम जरा। रिस्क क्या है जी? अगर वो लोन कोवेनेंट ब्रीच हो गए, अगर वो लोन कोवेनेंट ब्रीच हो गए और अगर बैंक की हट गई तो वो जो लोन आपने 5 साल बाद लेट से पे करना है वो सारा लोन इमीडिएटली आज पे करना पड़ेगा। आपके हालात तो वैसे खराब चल रहे हैं, आप तो वैसे ही कैश फ्लो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अब ये पूरा लोन चुकाने के लिए आपको कंपनी को शट डाउन करना पड़ेगा, वाइंडिंग अप में चले जाएंगे। रिस्क ऑफ गोइंग कंसर्न। जी हाँ, देयर इज अ रिस्क दैट इफ दीज लोन कोवेनेंट्स, प्रॉफिट और एसेट टारगेट्स आर ब्रीच्ड, अगर लोन कोवेनेंट की क्या की मेरे बच्चों? ब्रीच कर दी हमने, एंड द लोन बिकम्स रीपेबल इमीडिएटली, देन द कंपनी विल फेस गोइंग कंसर्न रिस्क। आइजा 570 में गोइंग कंसर्न समझ के आ रहे हो। इन एडिशन, इसके अलावा इन एडिशन देयर इज अ रिस्क ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स, ये भी लिख सकते हैं। इन एडिशन देयर इज अ रिस्क ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड नेट एसेट्स टू इंश्योर दैट बैंक कोवेनेंट्स आर मेट। ये भी रिस्क है कि आप अपने प्रॉफिट को जानबूझ के मैनिपुलेट करेंगे ताकि आप वो लोन कोवेनेंट्स को मीट कर सकें। पॉइंट नंबर 12, ये इस कैटेगरी का आखिरी पॉइंट है। इंटरेस्ट स्लैश फाइनेंस कॉस्ट इंक्रीज ड्यूरिंग द ईयर बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन बैंक लोन। सवाल में लिखा है पिछले साल के मुकाबले में हमारी फाइनेंस कॉस्ट बढ़ गई। क्या रिस्क है जी? देयर इज अ रिस्क दैट इंटरेस्ट कॉस्ट विल बी अंडरस्टेटेड। देयर इज अ रिस्क दैट इंटरेस्ट कॉस्ट विल बी अंडरस्टेटेड टू मैनिपुलेट प्रॉफिट, स्पेशली कब? इफ देयर आर प्रॉफिट बेस्ड बोनसेस फॉर सीनियर मैनेजमेंट। अब जरा बात समझिएगा गौर से। जिस सवाल की मैं बात कर रहा हूं, एग्जाम में बैठे हुए आप, सवाल में लिखा है पिछले साल के मुकाबले में फाइनेंस कॉस्ट बढ़ गई। उसी सवाल में लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट का जो बोनस है वो प्रॉफिट पर बेस करता है। जरा मेरी बात का जवाब दें। अगर मैनेजमेंट का बोनस प्रॉफिट पर बेस करेगा मेरा बच्चा, तो क्या मैनेजमेंट प्रॉफिट को मैनिपुलेट करना चाहेगी? यस।
क्या उसको ओवरस्टेट करना चाहेगी? यस। क्या अपने बोनस को ओवरस्टेट करना चाहेगी? यस। लिहाजा आपने जानबूझ के क्या किया, आपने फाइनेंस कॉस्ट को कर दिया अंडरस्टेट, ताकि प्रॉफिट क्या हो जाए, ओवरस्टेट, ताकि आपको मजे मजे के क्या मिल जाए, बोनस मिल जाए। लिहाजा अगर सवाल में इसका जिक्र है कि मैनेजमेंट का जो बोनस है जो वो प्रॉफिट पर बेस करता है, वो या एसेट पर बेस करता है, तो फिर आपको उस पॉइंट से इसको लिंक करना पड़ेगा कि दिस अंडरस्टेटमेंट कुड बी अटेम्प्ट टू ओवरस्टेट योर प्रॉफिट्स। ये हमने कवर किया पॉइंट नंबर 9, 10, 11, 12, ये एक ही कैटेगरी है, इसको आपने एक ही गो में कवर करके समझना है। आगे चलते हैं जी। नंबर 13 पे आता हूं जी। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ड्यूरिंग द पीरियड एंड रन इन पैरेलल ड्यूरिंग द ईयर। हम जब अपना मकान तब्दील करते हैं और हम एक लोकेशन से जब दूसरी लोकेशन में जाते हैं मेरे बच्चों, तो आपने खुद विटनेस किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा कि रास्ते में ट्रांजिट में सामान टूट जाता है, कोई चोरी हो जाता है, गिर जाता है। बस यही काम यहां भी हो रहा है। सपोज करें ड्यूरिंग द ईयर, सपोज करें आपकी बैलेंस शीट डेट है, ड्यूरिंग द ईयर आप सॉफ्टवेयर ए से बी पे कन्वर्ट हुए या सॉफ्टवेयर बी से सी में कन्वर्ट हुए। इसका मतलब है पुराना डेटा यहां से निकलकर माइग्रेट होके आपने इस सॉफ्टवेयर पर अपलोड कर दिया। सपोज करें ये ओरेकल चल रहा था और ये एसएपी आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब है पुराने जीएल से जो आपने डेटा है, जो आपके जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, बैलेंसेस हैं, वो आपने यहां से अपलोड कहां करने, आपने सी में करने। अगर आप बी से सी में जा रहे हैं, इस डेटा की माइग्रेशन के अंदर, इस डेटा की ट्रांजैक्शन के अंदर, इस डेटा के अपलोड के अंदर अगर ये बैलेंसेस में भंड हो गया, कोई गलती हो गई, तो क्या होगा? अब जो अकाउंट्स यहां से बनेंगे, क्योंकि अब जो अकाउंट्स बनेंगे फ्यूचर में, वो कहां से आ रहा होगा? उसका जनरल लेजर इस वाले सॉफ्टवेयर से आ रहा होगा जहां आप कन्वर्ट हुए, माइग्रेट हुए। इसका मतलब है अब जो भंड होगा वो किस पर होगा? दैट विल अफेक्ट ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसका पॉइंट है। बात सिंपल से दी, कहानी लंबी हो गई। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ड्यूरिंग द पीरियड एंड रन इन पैरेलल ड्यूरिंग द ईयर। क्या रिस्क है जी? देयर इज अ रिस्क ऑफ डेटा बीइंग लॉस्ट, देयर इज अ रिस्क ऑफ डेटा बीइंग लॉस्ट and balances being misstated if they have not been transferred completely and accurately. Therefore, there is a risk of overall. अब यहां किसी एक चीज पर इंपैक्ट नहीं है, रिस्क क्या है? ओवरऑल। जब भी ओवरऑल रिस्क होगा मेरे बच्चों, तो आप हमेशा क्या जुमला इस्तेमाल करेंगे? Therefore, there is a risk of overall ROMM in the financial statements. हजरात ये हमने कवर कर लिया पॉइंट नंबर 13। लेट्स मूव फॉरवर्ड। पॉइंट नंबर 14, सीनियर मैनेजमेंट जॉइन्स द ऑर्गेनाइजेशन विद अ डिफरेंट प्रायर एक्सपीरियंस। एग्जांपल देता हूं जी। हमने एक कंपनी का सीएफओ हायर किया है जो कि फार्मास्यूटिकल है, और ये जो बंदा है ये 10 साल का तजर्बा लेके आ रहा है फ्रॉम अ बैंक। सीएफओ है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एसी से क्वालिफाइड है, हाईली क्वालिफाइड बंदा है, 10 साल का तजर्बा है, लेकिन आ कहां से रहा है? बैंक से आ रहा है। बैंक के अकाउंट किसी और बेस पर बन रहे होंगे, अजम्पशन कुछ और होगी, एस्टिमेट और होंगे, डिफरेंट इसमें चीजें होंगी। इसका मतलब क्योंकि अजम्पशंस, एस्टिमेट इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करते हैं। लिहाजा जो बंदा बैंक से आ रहा है, भाई ये फार्मा इंडस्ट्री है, लिहाजा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के जो अकाउंट्स बनेंगे, उसके प्रोविजंस, उसके डाउटफुल डेट, उसकी इन्वेंट्री का ऑब्सोलेंस, उसके एस्टिमेट डिफरेंट होंगे। लिहाजा क्या रिस्क है? रिस्क ये है कि बिकॉज ऑफ दिस एक्सपीरियंस जो कि डिफरेंट सेक्टर से आ रहा है, ये रिस्क है कि ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियां होंगी, ओवरऑल एस्टिमेट्स में बंद हो जाएंगे। आया पढ़ लेते हैं जी। Senior management joins the organization with a different prior experience. CFO has joined a bank who was previously a CFO in a pharmaceutical company. क्या रिस्क है जी? There is a risk that there will be overall, क्या बात कर रहे हैं? Overall errors in making judgments and estimates leading to overall ROMM in the financial statements. Overall तुमसे बंद होंगे क्योंकि तुम एक डिफरेंट सेक्टर से आ रहे होगे, जिसके एस्टिमेट, जिसकी कहानी, जिसकी जो स्टोरी है वो इंटायरली डिफरेंट है उससे जो जिसका अब तुम सीएफओ लगे हो। दैट इज फार्मास्यूटिकल बैंकिंग सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, इंजीनियरिंग सेक्टर, एविएशन सेक्टर, सर्विस सेक्टर। मेरे बच्चों उसके जो अकाउंट्स होते हैं वो डिफरेंट एस्टिमेट्स पर बेस कर रहे होते हैं। बेसिक्स तो वही होती हैं, बट इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री एस्टिमेट्स और जजमेंट वेरी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बात है जी। नंबर 15, हायरिंग ऑफ अनक्वालिफाइड स्लैश इनकॉम्पिटेंट और इनएक्सपीरियंस स्टाफ इन फाइनेंस डिपार्टमेंट। क्या रिस्क है जी? सिंपल सा पॉइंट है, देयर इज एन इनहेरेंट एज वेल एज कंट्रोल रिस्क। जी हाँ, मैंने शुरू में जब रिस्क पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने बताया था कि जब आप रिस्क को आइडेंटिफाई कर रहे होंगे, तो आपको आईआर और सीआर और डीआर में क्लासिफाई करने की जरूरत नहीं है। याद करें मैंने क्या बताया था? आई डोंट नो वो कौन सा स्टेप था, लेकिन बहरहाल याद कर लें, रिकॉल कर लें उसको। हमने कहा था आपसे, हमसे मतलब मैंने कहा था आपसे कि जब भी आप रिस्क को आइडेंटिफाई कर रहे होंगे तो आपको आईआर, सीआर, डीआर में क्लासिफाई करने की जरूरत नहीं है। अलावा
इलावा कुछ स्पेसिफिक मकामात के जो हैंडआउट में आते जाएंगे। ये पहला पॉइंट आ चुका है। देयर इज एन इनहेरेंट एज वेल एज कंट्रोल रिस्क दैट देयर विल बी ओवरऑल ROMM इन द अकाउंट। सर आप P&L बैलेंस शीट पर लिंक क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मेरा बच्चा मुझे नहीं पता वो किस डिपार्टमेंट में है, वो इनकॉम्पिटेंसी कहां है, हमें नहीं पता। लिहाजा हम कहते हैं देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवरऑल ROMM इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पॉइंट नंबर 16, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर। हमें यहां पर IAS 16 का ट्रीटमेंट बताने की जरूरत नहीं है। ये FR2 या F7 का पेपर नहीं है, ये रिपोर्टिंग का पर्चा नहीं है। हाउएवर बैक ऑफ द माइंड में IAS 16 का रीवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट होना चाहिए। सर हमने ये क्या लिखना है, आया पढ़ देते हैं। There is a risk that if treatment of revaluation is not done as per IAS 16, then both PPE and profits will be over or understated। सर क्यों नहीं आ रहा वर्ड वैल्यूएशन का? क्योंकि मैंने बताया था कि जब P&L और बैलेंस शीट दोनों पर इंपैक्ट आएगा तो हमेशा वर्डिंग इस्तेमाल होगी अंडर ओवर स्टेटमेंट। अगर एसेट्स को एज पर IAS 16 गलत वैल्यू कर दिया एज पर IAS 16 प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया तो डेप्रिसिएशन भी गलत होगी। मिसाल के तौर पे इंटायर क्लास ऑफ एसेट्स को रीवैल्यू नहीं किया, डेप्रिसिएशन गलत अमाउंट पर चार्ज कर दी जबकि इट शुड हैव बीन चार्ज ऑन रीवैल्यूड अमाउंट। इसका मतलब है जब डेप्रिसिएशन गलत होगी मेरे बच्चों तो तुम्हारे प्रॉफिट पर भी इंपैक्ट आएगा। लिहाजा इंपैक्ट में क्या लिखेंगे? देयर इज अ रिस्क दैट ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन इज नॉट डन एज पर IAS 16, देन बोथ PPE एंड प्रॉफिट विल बी ओवर अंडरस्टेटेड। आगे चलें जी, नंबर 17 बात है जी। न्यू प्रोडक्ट हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी, न्यू प्रोडक्ट हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी बट इट वोंट बी अलाउड टू बी सोल्ड बाय द कंपनी और इट्स एक्सपेक्टेड दैट अ न्यू लॉ विल बी इम्पोज्ड व्हिच विल स्टॉप द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स। कंपनी ने कई साल की मेहनत के बाद एक प्रोडक्ट लॉन्च की है, लॉन्च करने वाले हैं, ये लॉन्च कर चुके हैं, ये लॉन्च हो चुकी है, सेल हो गई है। एक लॉ पास होने वाला है जिसके तहत आप उस प्रोडक्ट को डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते, सेल ऑफ नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे आपने कोई ऐसा खिलौने वाली गन बना दी है, आपने कोई ऐसा टॉय बना दिया है जो मुजरे सेहत है, बच्चों के लिए डेंजरस है। एक लॉ पास होने वाला है कि आप ये खिलौने वाली बंदूक जो है आप इसको नहीं बेच सकते और आपके गोदाम में वो इन्वेंट्री टापो टाप भरी हुई। क्या रिस्क है जी? आए पढ़ते हैं। देयर इज अ रिस्क ऑफ गोइंग कंसर्न। जी हाँ, देयर इज अ रिस्क ऑफ गोइंग कंसर्न फॉर द कंपनी प्लस if stock is not written down then profit and inventory will be overstated। लॉ पास होने वाला है कि ये सारी इन्वेंट्री स्क्रैप कर दे, नहीं बेच सकते आप। जब आप वो इन्वेंट्री बेच ही नहीं सकते, लॉ ने मना कर दिया है, इसका मतलब है आपको सारी इन्वेंट्री स्क्रैप करनी पड़ेगी, राइट डाउन करनी पड़ेगी। अगर नहीं किया तो क्या होगा? बोथ प्रॉफिट एंड इन्वेंट्री विल बी ओवरस्टेटेड। साथ में आप ऐड कर देंगे देयर इज ऑल्सो अ रिस्क ऑफ गोइंग कंसर्न फॉर द कंपनी। गोइंग कंसर्न हमने ISA 570 में कवर किया था। हजरात ये हमने कवर कर लिए 17 पॉइंट्स।